तो इसे हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं और ये 2025 का क्वेश्चन है। हम इसको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, जो कि इस बार क्वेश्चन आया था 2025 में, है ना। 2025 का क्वेश्चन है ये कि जो फिजिको केमिकल, ये जो कि आधे अच्छे लोग नहीं बना पाए थे फिजिको केमिकल। अब सोच लो आप किस तरीके से इस चैनल को आपको यूज़फुल आ सकता है कि मैं जब ये बता रहा हूँ तो आगे जाके कितनी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देंगी, है ना। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको एक्सट्रीमली कंसाइज कंटेंट मिलेगा जो कि आपके स्कूल को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन, और ऐसे ही हम सारी यूनिट के इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी इज़ द लाइफ फॉर्म। बायोलॉजी स्टडी साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। तो बायोलॉजी के बारे में बताया गया कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हमारे अर्थ पर मिलती हैं उन सब के साइंस है बायोलॉजी, ठीक है। उन सब के बारे में बताता है। एंड लिविंग प्रोसेस के बारे में बताता है। लिविंग प्रोसेस में आता है डाइजेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, ये सब कुछ काम में आता है। लाइफ प्रोसेस में आता है, इन सब के बारे में बताता है। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग वर्ल्ड में क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब की अमेजिंग वैरायटी प्रेजेंट है। अब इससे क्या मतलब है, देखो अमेजिंग वैरायटी का मतलब है एक चींटी से लेकर, है ना, एक चींटी से लेकर एक हाथी तक जितने भी एनिमल्स हैं, है ना, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब क्या है, अर्थ पर प्रेजेंट है। डाइवर्सिटी है ना, ऑर्गेनिज्म में अलग अलग। तो चींटी से लेकर हाथी तक अलग अलग डाइवर्सिटी वाले एनिमल्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो ये कहना चाहते हैं। अब अर्ली मैन कुड ईजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इन एनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अर्ली मैन जो था ना, वो आसानी से एनिमेट और इनएनिमेट में डिफरेंस कर लेता था, उससे कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा वैसे तो, क्योंकि ऐसी कोई खास बात तो यहाँ डाटा या फैक्ट नहीं बताया गया। ये नॉर्मल बातें की हैं, ठीक है। अभी तक लिविंग वर्ल्ड में क्या होता है, बायोलॉजी क्या होती है, सिंपल है। अब अर्ली मैन डिफीट सम ऑफ इनएनिमेट मैटर, ठीक है, एंड सम अमोंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब यहाँ पे डाइफाइट का मतलब ये है कि पहले क्या हुआ, कुछ दैविक उनको दर्जा दिया गया कि हम वायु देवता, समुद्र देवता, अग्नि देवता ऐसे बोलते थे। और कुछ एनिमल्स और प्लांट्स को भी उन्होंने भगवान के रूप में मान लिया, या फिर लिविंग तो माना ही है। शुरुआत में इंसान ऐसा करते थे। फिर एक कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वॉज सेंस ऑफ ऑ एंड फियर ऑफ देयर वर्क। तो कुछ उनका जो डर की भावना या उनके प्रति जो हमारी भावना है, ठीक है, स्नेह की भावना, ये सब हमें क्या बताता है कि भाई कहीं ना कहीं कॉमन फीचर है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए आकर्षित होते हैं, किसी चीज़ से डर लगता है हमें। तो वो बताया कि इनएनिमेट और एनिमेट में ये कॉमन चीज़ें हैं। अब ऐसा कुछ बायोलॉजिकल पेपर में आने ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहे हैं आगे, द डिस्क्रिप्शन आएगा तो मैं बताऊँगा ना हर चीज़ में। डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। अब ये बोल रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन है वो बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका था। सोसाइटीज़ जो कि एंथ्रोपोसेंट्रिक थी, यानी कि सिर्फ इंसानों पर केंद्रित थी, ह्यूमंस पर केंद्रित थी, ह्यूमंस पर सेंट्रिक थी, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड ग्रोथ ही कर पाई, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हुई नहीं, है ना, उस वाली जो सोसाइटी है उसकी। नाउ अब सिस्टमेटिक्स के बारे में जो पढ़ता है, मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन के बारे में जो पढ़ता है ना, वो बहुत ज़रूरी हो गया है ना। डिटेल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये बहुत ज़रूरी हो गए हैं। सो द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज़ वॉज रिकॉग्निशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि बहुत बड़ा चेंज कब आया, जब हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अभी के जो ऑर्गेनिज्म हैं प्रेजेंट के, वो आपस में सब कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, और जो पास्ट में ऑर्गेनिज्म थे वो भी अभी के ऑर्गेनिज्म से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो ये हमें पता चला। नाउ फिर इसमें ये भी बताया कि दैट ऑल द प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। तो इससे क्या होगा, इससे हमें एक रिविलेशन आया, एक हमें पता पड़ा सच्चाई का कि भाई हम सब आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से हमें कंजर्वेशन का भी थोड़ा सा लगा कि हमें कंजर्व करना चाहिए बायोलॉजी को। सो इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट you will get description including classification of animals, plants and taxonomist perspective। तो टैक्सोनॉमिस्ट क्या सोचता है इन सब चीज़ों के बारे में, उसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इन यूनिट्स में पढ़ेंगे। तो इसलिए हमने फिर लिविंग वर्ल्ड को पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सब पढ़ा। तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई भी क्वेश्चन नीट में ऐसा आ सकता है, क्योंकि बस ये बताना चाह रहे हैं कि पुराने ज़माने की चीज़ें छोड़ो
और नए ज़माने की चीज़ें अपनाओ। ह्यूमन पर केंद्रित मत रहो, थोड़ा सिस्टेमेटिक्स की तरफ जाओ, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की तरफ, है ना, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सब की तरफ जाओ, है ना, और टेक्सोनॉमिस्ट की तरीके से सोचो। तो ये था चैप्टर, ये जो है ना यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन, और इसमें कोई खास क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। तो 2025 में क्वेश्चन आया था, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, और आगे कोई क्वेश्चन आएगा नीट में तो इससे ही आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट के इंट्रोडक्शन पर, यूनिट 2। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट इससे अच्छा वीडियो इंट्रोडक्शंस पर नहीं होगा, और इंट्रोडक्शन के कोई भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं जा सकते। तो इसमें ऐसा कुछ याद रखने का अलग से कुछ था नहीं। चलो, शॉर्ट नोट भी आपके बन जाने चाहिए इंट्रोडक्शन के एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब हम चलते यूनिट 2 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का देखते हैं। देखो इसमें क्या बताया, देखते हैं। देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वॉज मेड ओनली बाय द ऑब्जर्वेशन थ्रू नेक्ड आइज और लेटर थ्रू मैग्नीफाइड लेंसेज एंड माइक्रोस्कोप। ये बताना चाह रहे हैं कि डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ जो भी थी अर्थ पर, उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो या तो हम नेक्ड आई से देखते थे, फिर बाद में मैग्नीफाइंग लेंस एंड देन माइक्रोस्कोप से देखने लगे। कोई नीट का क्वेश्चन नहीं है। दिस डिस्क्रिप्शन इज मेनली ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर बोथ एक्सटर्नल इंटरनल। ये सिर्फ कैसा था, ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर को बता रहा था, मतलब ऊपर ऊपर से, अंदर तक नहीं जा रहा है। तो एक्सटर्नल इंटरनल फीचर जो थे ना वो ऊपर ऊपर से, ऐसा नहीं बहुत गहराई से नहीं बता रहा था। ठीक है, अब इन एडिशन ऑब्जर्वेबल परसीवेबल लिविंग फेनोमेना वर ऑल्सो रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन। फिर बाद में पता चला कि भाई जो हम जितना देख सकते थे, जो लिविंग फेनोमेना थे प्लांट्स के अंदर हो रहे थे, जो ऑब्जर्व हम कर सकते थे, ट्रांसपोर्टेशन टाइप चीज़ें, है ना, वो भी हमें इसमें पता चला कि वो भी चीज़ें हो रही हैं। तो डिस्क्रिप्शन को इसमें इसी को हमने उसका पार्ट बना लिया डिस्क्रिप्शन को। नाउ बिफोर डिस्क्रिप्शन का पार्ट बना लिया, बिफोर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी और मोर स्पेसिफिकली फिजियोलॉजी वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, नेचुरलिस्ट डिस्क्राइब्ड ओनली बायोलॉजी। अब ये बोल रहे हैं कि बिफोर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के पहले, या हम कहें कि एंड मोर स्पेशली फिजियोलॉजी के, फिजियोलॉजी जब एस्टेब्लिश नहीं हुई थी उसके पहले, was established more especially physiology was established as a part of biology, naturalist described only biology। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जब हम फिजियोलॉजी को नहीं जानते थे, है ना, और एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी को जो हम नहीं जानते थे, तो हम सिर्फ बायोलॉजी ही कहते थे उस चीज़ को, है ना, अलग से नहीं बोला हमने, फिर उस चीज़ का नाम नहीं दिया। हैंस बायोलॉजी रिमेन एज अ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग टाइम। तो बायोलॉजी जो है वो नेचर की हिस्ट्री की बनकर रह गई, कि हिस्ट्री है बस एक तरीके से नेचर की। एंड द डिस्क्रिप्शन बाय इटसेल्फ वाज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ डिटेल। वाइल द इनिशियल रिएक्शन ऑफ अ स्टूडेंट कुड बी बॉर्डम, वन शुड कीप इन माइंड दैट डिटेल डिस्क्रिप्शन was utilized in the later day reductionist biology, where living process drew more attention from scientists than description of the life form and their structure। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, घुमाने वाले क्वेश्चन यहीं से आया था, ठीक, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे भी जब पूरा आएगा, जितना भी इंट्रोडक्शन में बताऊंगा इसी वीडियो में, तो आपको पता चलेगा। ये देखो क्या बोल रहे हैं कि ये बताता है कि भाई द स्टूडेंट, यहाँ पर बता रहा है ये, डिटेल डिस्क्रिप्शन वॉज यूटिलाइज्ड इन द लेटर डे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो जो डिटेल की स्टडी है वो कहाँ हो रही है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी में हो रही है, रिडक्शनिस्ट, जहाँ पर लिविंग प्रोसेस को ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है ना, लिविंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है, साइंटिस्ट उसे ज़्यादा अटेंशन देते हैं देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म एंड देयर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर से ज़्यादा हम किसको ज़्यादा ध्यान देते हैं, लिविंग प्रोसेस को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो प्रोसेस को, लिविंग प्रोसेस को ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। हैंस दिस डिस्क्रिप्शन बिकम मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल इन फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चंस इन फिजियोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब जब हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें हम क्वेश्चंस आस्क करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, और उन क्वेश्चंस को पूछने के लिए हमें स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसलिए ये जो डिस्क्रिप्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ये बताना चाह रहा है। तो इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक फिजियोलॉजी एंड बिहेवियरल फेनोमेना इज डिस्क्राइब्ड। अब यहाँ पे थोड़ा बिहेवियरल फेनोमेना, थोड़ी फिजियोलॉजी, ये सब भी एक्सप्लेन किया जाएगा। मेन है यहाँ पर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जाएगा। फॉर कन्वीनियंस दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी फीचर इज प्रेजेंट सेपरेटली फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और फिर इन्हें एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को सेपरेट करके रख दिया, अपन पे आसानदारी कर दी, ये बताया गया।
मेन जो कीवर्ड मिला है इस चैप्टर में, इस इंट्रोडक्शन में, वो हमें मिला है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। और रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी जो है एक ही मिला है हमें यहाँ पर, जो कि क्या कहना चाहता है कि लिविंग प्रोसेस पे ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है रेदर देन स्ट्रक्चर से, है ना। ये हमें एक आंसर यहाँ से मिला है। तो अब हम देखते हैं कि भैया हम थर्ड यूनिट का इंट्रोडक्शन, और ऐसे ही हम सारे यूनिट के देखते जाएंगे। तो हम देखते हैं अब थर्ड यूनिट का इंट्रोडक्शन। अब यूनिट 3 का हम देखते हैं कि यूनिट 3 स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो यहाँ क्या बताया, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी बताया था, यहाँ फिर से बता दिया, कोई बात नहीं। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली बॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। अब ये बोल रहे हैं कि डिटेल डिस्क्रिप्शन जो हम करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी फॉर्म का, तो ओनली बॉट आउट देयर डाइवर्सिटी, जैसे हमें पता पड़ता है उसकी डाइवर्सिटी के बारे में। जैसे हम देखते हैं कि हम चींटी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो हमें पता पड़ता है कि उसकी वैरायटी देखते हैं कि ब्लैक है, ठीक है, कोई सी रेड होती है ना, अलग अलग होती हैं। हाथी में भी अलग अलग शेप और साइज और अलग अलग वैरायटी होती हैं, डॉग्स में होती हैं, या ऊपर ऊपर से पता चलता है। सो इट इज़ द सेल थ्योरी दैट एम्फेसाइज द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म। अब ये सेल थ्योरी ही है जिसने सभी ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को भी एक बना दिया है, क्योंकि डाइवर्सिटी है फिर भी उसको एक सूत्र में डाल दिया, ठीक है। ये सेल थ्योरी के बारे में बताया। सो ये बोल रहे हैं कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म, है ना, जितनी भी लाइफ फॉर्म आखिरकार किससे बनी है, सेल से बनी है। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ग्रोन बाय डिवीजन इज गिवन इन द चैप्टर्स कंप्राइजिंग द सेल यूनिट। फिर ये सेल के बारे में ही बताना है, सेल यूनिट में ये बोल रहे हैं। एंड देन सेल थ्योरी आल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड द लिविंग फेनोमेना। फिर ये सेल थ्योरी जो है मिस्ट्री को भी क्रिएट करती है, इसके बारे में ज़्यादा कोई खास बात नहीं। फिर लिखा है फिजियोलॉजिकल। अब देखो यहाँ ध्यान सुनना, सेल थ्योरी क्या बताती है, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस के बारे में बताती है। दिस मिस्ट्री वॉज रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लिविंग फेनोमेना टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड और ऑब्जर्व्ड। ठीक है, कितनी गहरी बातें लिखी जाती हैं। अब ये जो मिस्ट्री है सेल, जो कि सेल थ्योरी बता रही है हमें, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल जो प्रोसेस है उनके बारे में बता रही है। ये क्या कह रहे हैं, दिस मिस्ट्री वॉज रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग फेनोमेना टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड एंड ऑब्जर्व। जो भी हम लिविंग बायोलॉजिकल प्रोसेस देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के पीछे जो एक मेन कहानी है वो किसकी है, सेल थ्योरी की है ना। अब इन द स्टडिंग एंड understanding the physiological and behavioral process, one can take a physiochemical approach and use cell-free system to investigate. This approach enables us to describe various processes in the molecular terms. This approach is established by analysis of living tissue for elemental compound. It will tell us what type of organic compound are present in the living organism. ठीक है, अब इसमें कहीं नाम नहीं लिखा, पर इसको क्या बोला जाता है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोला जाता है। ये यहाँ भी नहीं पता, एक ही चीज़ को 3-4 जगह बताया गया है, और एक जगह से यहाँ से पूछा गया, मैं बताऊँगा कहाँ लिखा गया है, ठीक है, वो आ जाएगा। इसी अपन को देखना है, इसी 11th वाले इंट्रोडक्शन से में ही देखना है। 12th का वीडियो भी आएगा, बट पहले 11th का देखना है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ बताया कि भैया एक तो बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल दोनों को हमें समझना है। फिर ये साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई जब हम पढ़ते हैं इनको स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर प्रोसेस, हम देख सकते हैं कि फिजियोकेमिकल अप्रोच अपनाते हैं, है ना, केमिकल अप्रोच भी अपनाते हैं, जो कि यूज सेल फ्री सिस्टम टू इन्वेस्टिगेट, जो कि किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेल फ्री सिस्टम का यूज़ करता है। इस अप्रोच से हमें क्या फ़ायदा है, ये फ़ायदा है कि डिस्क्राइब वेरियस प्रोसेस एंड मॉलिक्यूलर टर्म, हम मॉलिक्यूलर टर्म्स में अलग अलग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हम कौन सी अप्रोच को यूज़ करते हैं, तो हम फिजिको-केमिकल अप्रोच को यूज़ करते हैं, सेल फ्री सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। ये पूछ सकते हैं फिजिको-केमिकल अप्रोच किसका यूज़ करती है, सेल फ्री सिस्टम का यूज़ करती है, ठीक है। और हम ये पूछ सकते हैं कि भैया ये जो अप्रोच है फिजिको-केमिकल अप्रोच, वो हमें क्या बताती है, तो हमें बताती है मॉलिक्यूलर टर्म्स में चीज़ों को समझाना। यहाँ पर मॉलिक्यूल की जगह एटॉमिक कर सकते हैं वो लोग, है ना, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब दिस अप्रोच एस्टेब्लिश बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर एलिमेंटल कंपाउंड। इससे ये जो अप्रोच है वो कैसे पता चली, जब हम टिश्यू को
किसी भी टिश्यू को जब इसका एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमें कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड मिलते हैं, उससे हमें ये चीज़ के बारे में पता चला। इट विल टेल अस व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इससे हमें पता चलता है कि किस टाइप के और जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना। ऐसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, कैसे हम बने हैं। फिर अगली स्टेज में क्या पता चलता है, वन कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर द कंपाउंड डूइंग इनसाइड अ सेल। सेल के अंदर ये सब क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट दे आर कैरी आउट क्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन, और इनका क्या रोल है। ये सारी चीज़ें डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इन सब में इनका क्या रोल है, इन कंपाउंड्स का क्या रोल है। तो इन अदर वर्ड वी आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज़ द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ ऑल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ब्रीथिंग, इन सब का मॉलिकुलर बेसिस क्या है। इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेस दैट ऑकर ड्यूरिंग एनी डिसीज़ कंडीशन। किसी डिसीज़ कंडीशन में जो एबनॉर्मल कंडीशन हुई उसका भी क्या रीज़न है वो भी बताता है। दिस फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी अंडरस्टैंडिंग लिविंग इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, जो कि इस बार क्वेश्चन आया था 2025 में, है ना। 2025 का क्वेश्चन है ये कि जो फिजिको-केमिकल, ये जो कि आधे अच्छे लोग नहीं बना पाए थे। फिजिको-केमिकल, अब सोच लो आप किस तरीके से इस चैनल को आपको यूज़फुल आ सकता है कि मैं जब ये बता रहा हूँ तो आगे जाके कितनी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देंगी, है ना। फिजिको-केमिकल अप्रोच टू स्टडी, अभी रात के 3 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब। दिस फिजिको-केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो यही हमें पता होना चाहिए था बस। जिसने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा था और लिखा है ये वर्ड को अलग से, उसको ये क्वेश्चन तुरंत बन गया होगा, उसके बहुत सारी रैंक जो है वो इम्प्रूव हो गई होगी। एंड द कंसेप्ट एंड टेक्निक ऑफ द फिजिकल एंड केमिस्ट्री आर अप्लाई टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। तो हम यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट हैं उनको यूज़ करके फिजिको-केमिकल अप्रोच लगा के जब बायोलॉजी को समझते हैं तो इसे हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं, और ये 2025 का क्वेश्चन है। एंड द कंसेप्ट ऑफ द टेक्निक ऑफ द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप्लाई की जाती हैं। चैप्टर 9 में हम क्या समझेंगे, बायोमोलिक्यूल के बारे में भी समझेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया फिजिकल और बिहेवियरल चेंज, ये देखते हैं। तो ये आपको इंट्रोडक्शन हो गया अपना थर्ड। हम देखते हैं 4 यूनिट का इंट्रोडक्शन, उसमें क्या खास है उसे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो, प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट की। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर द टाइम। प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर द पीरियड टाइम एंडेड अप एज टू अपेरेंटली इरिकॉन्सीबल, कितने तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं यार खतरनाक तरीके के, है ना। इरिकॉन्सीलेबल पर्सपेक्टिव ऑन बायोलॉजी, ये बोल रहा है कि जल्द ही जो है ना स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है वो फेड हो गया, है ना। उसका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम हो गया। क्यों, क्योंकि 2 पर्सपेक्टिव्स एसेंशियली रेस्टेड ऑन द 2 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ फॉर्म एंड फेनोमेना। One described at organismic and above the level of organization, while the second described at cellular and molecular level of organization। ये बोल रहे हैं 2 लेवल हैं, एक तो ऑर्गेनिज्म लेवल पर एक्सप्लेन कर रहा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। दूसरा क्या कह रहा है कि सेलुलर के बारे में और मॉलिकुलर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। सेलुलर का मतलब एक सेल और उसके अंदर मॉलिक्यूल जो हैं, ऐसे कि मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसा कुछ खास है नहीं है ना, कोई डिफिनीशन नहीं है, कोई अलग से टर्म नहीं है, तो ऐसा कोई खास बात नहीं। फिर ये बोल रहा है कि भाई द फर्स्ट रिजल्टेड इन इकोलॉजी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स। तो पहले जो है ना पूरा ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा है, तो उसमें क्या है, इकोलॉजी वगैरह आ जाती हैं। एंड द सेकंड रिजल्ट इन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सेकंड क्या है, सेकंड क्या बताता है, सेलुलर के बारे में बताता है कि सेलुलर चीज़ें कैसी हैं या मॉलिकुलर कैसी हैं। तो वो क्या बताता है कि भैया फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द फ्लावरिंग प्लांट एज एन एग्जाम्पल इज़ वॉट इज़ गिवन इन द चैप्टर्स इन दिस यूनिट। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में बताया प्लांट्स की, और जैसे कि रेस्पिरेशन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोसेस ऑफ photosynthesis, respiration, ultimately plant growth and development are described in the molecular terms, but in the context of the cellular activities and even at the organismic level। तो देखो molecular basis, फिर cellular basis और फिर organism level पर भी बताई गई हैं चीज़ें ये सारी। wherever appropriate the relation of physiological process to environmental is also discussed। और जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर इन दोनों का रिलेशन भी बताया है। तो 2 अप्रोच थी, एक तो कैसी थी जो ऑर्गेनिज्म लेवल पे थी और एक कैसी थी सेलुलर लेवल पे थी।
या मॉलिकुलर लेवल पर चाहिए, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर हमको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाई गई है। कहीं कहीं इनको रिलेट भी किया गया है, तो इतना कोई खास बात ही है नहीं यहाँ पर कि नीट का क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं यूनिट जो है ना अपनी लास्ट यूनिट 11th क्लास की, फिर वीडियो ख़त्म करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन जो है ना उसको ऑन कर लो, अगर तुम्हें सिलेक्ट होना है तो बहुत सारी चीज़ें काम की मिलने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया चैप्टर यूनिट जो है वो 5 अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो जितने भी हमने अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ी कुछ ही खास मिला नहीं, सिर्फ रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी मिला जो कि क्वेश्चन पूछ ही लिया गया, तो इंट्रोडक्शन से कोई खास क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो भी बातें हुई हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। ये आखिरी बचा है, फिर हम 12th के भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सारी की सारी चीज़ें तुम्हें मिलती रहेंगी। देखो ध्यान से, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी अप्रोच of study of living organism resulted in increasing the use of physico-chemical concept and technique। ये बोल रहे हैं जब से हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी अप्रोच को हम अपनाने लगे तब हमें जो है ना फिजिको-केमिकल अप्रोच जो है वो यूज़ होने लगी है। मतलब फिजिको-केमिकल मतलब इसमें फिजिकल भी आ रहा है, फिजियोलॉजिकल चीज़ें भी आ रही हैं और केमिकल प्रोसेस भी आ रही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिल रहे हैं। हाँ, उसे हम बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, अब मेजॉरिटी ऑफ दीज स्टडीज़ employ either surviving tissue model और straight away cell free system। ये एक क्वेश्चन बन सकता है आगे सालों में कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ऐसी स्टडी हैं या तो वो सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल और स्ट्रेट अवे सेल फ्री सिस्टम, ये क्या एम्प्लॉय करते हैं, मतलब क्या किन चीज़ों को यूज़ करता है, टिश्यू मॉडल को यूज़ करता है या फिर सेल फ्री सिस्टम को यूज़ करता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अब आगे के लिए। An explosion of knowledge resulted in molecular biology। फिर जब नॉलेज बढ़ गया तो नॉलेज बढ़ गया तो मॉलिकुलर बायोलॉजी जो है वह एक्सप्लोड होकर आई। मॉलिकुलर फिजियोलॉजी बिकम ऑलमोस्ट सिनोनिम्स विथ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स। तो ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, तो हम बोलेंगे मॉलिकुलर फिजियोलॉजी जो है वो बायोकेमिस्ट्री बायोफिजिक्स का अपना सिनोनिम है। फिर ये इट इज़ नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली रियलाइज दैट नाइदर अ प्योरली ऑर्गेनिज्मिक nor a purely reductionistic molecular approach would reveal the truth of biological process। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए हम ना तो रिडक्शनिस्ट यूज़ कर सकते ना ही हम ऑर्गेनिज्मिक बायोलॉजी यूज़ कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों मिक्स ही चलनी चाहिए। सिस्टम ऑफ बायोलॉजी मेक अस बिलीव दैट ऑल द लिविंग फिनोमेना आर इमर्जेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू इंटरेक्शन अमॉन्ग द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम अंडर स्टडी। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना मिक्स हैं, मतलब ऐसा कुछ एक चीज़ नहीं कह सकते आप, है ना, सारी की चीज़ें जो है वो प्रॉपर्टी मिक्स हैं ना। रेगुलेटरी नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स, सुपरा मॉलिकुलर assemblies, cells, tissues, organismic and indeed population and community each create emergent property। ये सारी की सारी मॉलिक्यूल से लेकर सेल्स फिर ऑर्गेनिज्म तक ये सारी की सारी चीज़ें क्या बनाती हैं, एक सिस्टम बनाती हैं। सिस्टम फाड़ देंगे सिस्टम, ठीक है, सिस्टम बनाती हैं। फिर क्या पता चलता है हमें, इन द चैप्टर्स अंडर दिस यूनिट मेजर ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर इस चीज़ में बताया कि क्या पढ़ेंगे हम इस यूनिट में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड सर्कुलेशन, लोकोमोशन, है ना, इन दोनों टर्म्स में, सेलुलर मॉलिकुलर दोनों टर्म्स में। एंड लास्ट 2 चैप्टर में क्या बताया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया है। ठीक है, तो मेन इसमें भी वही बात है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के बारे में बात की गई है। किसको एम्प्लॉय करते हैं, सेल फ्री सिस्टम को एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, टिश्यू मॉडल को एम्प्लॉय करते हैं। ये वर्ड मिल गए हमें यहाँ पर, ठीक है, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिला। तो ये हमारा पूरा 11th क्लास के इंट्रोडक्शंस हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है ना। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय।